नमस्कार जी, बीकाना पैरामाउंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर बप्पा रावल तक पढ़ा था, गुहिल के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की थी। गुहिल कैसे शासक बना था, उसने गुहिल वंश की स्थापना कैसे की थी, इनकी कुल कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है, इससे आगे हम शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि गुहिलों की कुल 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है। उन 24 शाखाओं में से 2 शाखाओं ने मेवाड़ पर शासन किया था। एक शाखा थी रावल शाखा और दूसरी शाखा थी राणा शाखा। राणा शाखा को सिसोदिया शाखा भी कहा जाता है। हम अभी चर्चा करेंगे कि इसे सिसोदिया शाखा क्यों कहा जाता है। रावल शाखा का जो संस्थापक था दोस्तों बप्पा रावल था, और राणा शाखा का जो संस्थापक था वो था राणा हमीद। बात करते हैं जी बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल ने किस तरीके से स्थापना की थी। मैंने बताया था कि गुहिलों का जो संस्थापक है वो गुहिल है, या जिसको गुहा भी कहा जाता है या गुहादित्य भी कहा जाता है। लेकिन गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल के पिता का नाम दोस्तों नागादित्य था। अब बात करते हैं कि साहब नागादित्य किस तरीके से शासक बना था। दोस्तों गुहिल के वंशजों में आगे चलकर जो 8वें नंबर का राजा हुआ था वो हुआ था नागादित्य। ऐसा माना जाता अनेक इतिहासकारों का कि गुहिल के बाद में 7 शासक और आए थे और 8वां शासक था नागादित्य। नागादित्य के बाद उसका पुत्र बप्पा रावल शासक बनता है। तो ये कहानी देख लेते हैं कि इसकी मृत्यु किस तरीके से हुई थी। आपको मैंने बताया था कि गुहिल ने ईडर के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर अधिकार करके गुहिल वंश की नींव डाली थी। उसके बाद में इसके जितने भी वंशज आए थे, ये 7-8 जो वंशज आए थे, ये उसी ईडर के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार था। ईडर इन्हीं के पास था। और ऐसा कहा जाता है कि ईडर को भील जाति के लोगों ने नागादित्य से दोबारा छीन लिया था और इस संघर्ष के अंदर नागादित्य मारा जाता है। नागादित्य मरने के बाद में नागादित्य की जो विधवा पत्नी थी वो अपने पुत्र बप्पा रावल को लेकर कमलावती के वंशजों के पास गई। कमलावती दोस्तों नागर जाति की महिला थी। नागर जो कि ब्राह्मण होते हैं, नागर जाति की महिला थी। और कमलावती का योगदान गुहिल के जन्म तथा उसे शासक बनाने में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो नागादित्य की पत्नी थी वो अपने पुत्र बप्पा रावल को लेकर जाती है कमलावती के वंशजों के पास में। कमलावती के वंशज जो थे वो नागर जाति के लोग थे। और ये जो नागर जाति के लोग हैं ये बप्पा रावल को मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ले आते हैं। कहां से ले आते हैं दोस्तों? ईडर से ले आते हैं। ईडर से इसको मेवाड़ क्षेत्र के अंदर लाया जाता है जहां पर ये व्यक्ति शासक बनता है। अब ये शासक कैसे बनता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि बप्पा रावल का मूल नाम बप्पा रावल था या कुछ और था। दोस्तों इतिहासकार कहते हैं कि जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो था आपके कालभोज। ठीक है, कालभोज था। और बप्पा रावल कहते हैं इसकी उपाधि थी। उपाधि पूरी बप्पा रावल नहीं थी दोस्तों, इसकी उपाधि मानी जाती है बप्पा या बापा। और जैसा कि आपको पता है कि जो बप्पा रावल है ये कौन सी शाखा से संबंधित था? रावल शाखा से। इसलिए इसके पीछे क्या लगाया जाता है? रावल लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो बप्पा रावल है इसका जो मूल नाम था वो कालभोज था। बप्पा या बापा इसकी उपाधि थी। उपाधि कह दीजिए, इसको विरुद्ध कह दीजिए, ये इसकी विरुद्ध थी और रावल शाखा से संबंधित था, इसलिए इसके पीछे क्या लगाया जाता है? रावल लगाया जाता है। अब बात करते हैं जी बप्पा रावल शासक कैसे बना है। दोस्तों इसके राजा बनने में इसके इतिहास के अंदर बहुत सी किंवदंतियां हैं, है ना। सटीक जानकारी हमें प्राप्त नहीं मिलती है, लेकिन हमें जो भी किंवदंतियां मिलती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख रूप से 2 किंवदंतियां मानी जाती है कि बप्पा रावल शासक कैसे बना था। कहा जाता है कि नागर जाति के लोग इसको मेवाड़ क्षेत्र में ले आते हैं और मेवाड़ क्षेत्र में भी ये नागदा के आसपास के क्षेत्र के अंदर रखा जाता है इसको यहाँ पर लाकर। ठीक है, अब एक किंवदंती ये है जो बहुत से इतिहासकार एकदम गलत मानते हैं, और वो किंवदंती क्या है कि जो नागदा थी उस समय उसके ऊपर सोलंकी राजपूतों का शासन हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि ये इन्हीं की शरण में रहा था, और कहते हैं कि बचपन के अंदर यहाँ की सोलंकियों की एक राजकुमारी थी जिसके साथ में खेलते खेलते विवाह हो जाता है, और विवाह के उपरांत कुछ समय बाद में जो सोलंकी शासक होते हैं वो बप्पा रावल को नागदा सौंप देते हैं।
जो गलत मानी जाती है दोस्तों। बहुत से इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं। दूसरी किंवदंती ये मानी जाती है कि साहब बप्पा रावल के जो गुरु थे उनका नाम था हारित ऋषि। अब हारित ऋषि से इनकी मुलाकात कैसे हुई थी वो दूसरी कहानी यह है कि बप्पा रावल यहाँ नागदा के आसपास में गायें चराने का कार्य करता था, गायें चराता था। तो कहते हैं कि एक बार उसकी एक गाय के दूध सुबह तो होता था लेकिन शाम को बहुत कम होता था। तो वो उस गाय के दिन में पीछे जाता है कि भाई वो जाती कहाँ है। गाय गुफा में जाती है जहां उसका दूध हारित ऋषि के पास अपने आप चला जाता है और हारित ऋषि वहां पर उस गुफा के अंदर तपस्या कर रहे थे। और इस प्रकार से जो बप्पा रावल है वो हारित ऋषि के सानिध्य में आ जाता है और हारित ऋषि की भी गाय यही बंदा चराने लग जाता है। आपने कई किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि बप्पा रावल ने हारित ऋषि की गायें चराई थी और हारित ऋषि को अपना ये गुरु मानता है। हारित ऋषि इसके कार्य से बहुत प्रसन्न होता है और वो शिव जी की भक्ति करता है। बप्पा रावल के लिए राज्य मांगने के लिए हारित ऋषि जब शिव जी की भक्ति करता है तो कहते हैं कि इसको आशीर्वाद मिलता है कि अगर हमारी एकलिंगनाथ जी के रूप में अगर पूजा की जाएगी तो तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां करवाया था? नागदा के अंदर करवाया था। ये शिव जी की भक्ति के कारण एकलिंगनाथ जी है वो शिव जी के ही रूप माने जाते हैं, जो कि इनके कुल देवता थे, गुहिलों के थे। मैंने आपसे चर्चा भी की थी। तो हारित ऋषि की जब मृत्यु का समय पास में आता है तो हारित ऋषि के मुख में एक पान का बीड़ा होता है, वो ये इसके मुख में देना चाहते हैं, बप्पा रावल के मुख में थूकना चाहते हैं, लेकिन वो पीक है वो उसके पैरों में गिर जाता है। कहते हैं कि वो एक अजर अमर रहने का एक आशीर्वाद था हारित ऋषि द्वारा बप्पा रावल को, लेकिन ये पान का बीड़ा पैरों में गिर गया। बाद में हारित ऋषि बप्पा रावल को बताते हैं कि फलानी जगह पर जाओ जहां पर बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं हैं। करोड़ों में थी दोस्तों इसकी संख्या स्वर्ण मुद्राओं की। बप्पा रावल उन स्वर्ण मुद्राओं को लेता है। लेने के बाद में बप्पा रावल अपनी सेना इकट्ठी करता है और नागदा पर अधिकार करके नागदा को अपनी राजधानी बनाता है। प्रश्न आ जाए गुहिलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? नागदा थी। और नागदा राजधानी सबसे पहले कौन बनाता है? बप्पा रावल। ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके से बप्पा रावल शासक बना था। अब दोस्तों ये भी किंवदंती मानी जाती है, जो गाय वाली कथा बताई थी वहां जाता है हारित ऋषि के। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन बप्पा रावल के शासक बनने में हारित ऋषि का बहुत बड़ा योगदान था। इतिहासकारों के लिए अलग अलग मतभेद हैं क्योंकि ये बहुत पुराना इतिहास है दोस्तों और इनकी सटीक जानकारी उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं, बप्पा रावल ने सबसे पहले नागदा को अपनी राजधानी बनाया, आसपास के क्षेत्रों को जीतता है। बप्पा रावल ने कुछ उपाधियां धारण की थी दोस्तों, और वो उपाधियां क्या थी? एक तो कहते हैं इसे चकवे कहा जाता था, एक इसे राजगुरु की उपाधि प्राप्त थी, चकवे राजगुरु, और एक इसे हिंदू सुल्तान भी कहा जाता था। सॉरी, हिंदू सूर्य कहा जाता था दोस्तों। हिंदू सुल्तान तो कुंभा की उपाधि, हिंदू सूर्य की उपाधि प्राप्त थी किसको? बप्पा रावल को। ये तीन उपाधियां हैं, चकवे, राजगुरु तथा हिंदू सूर्य। अब बात आती है कि बप्पा रावल ने इसी समय रहते हुए चित्तौड़ के ऊपर भी आक्रमण किया था दोस्तों। हम चर्चा कर लेते हैं, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। उस बात को सबसे ज्यादा कौन सा इतिहासकार मानता है? तो बात करते हैं, आपने एक ग्रंथ पढ़ा होगा इतिहास के अंदर, ग्रंथ का नाम है दोस्तों वीर विनोद। और इस वीर विनोद के जो रचयिता थे उसका नाम था श्यामल दास गदबड़िया। श्यामल दास गदबड़िया। श्यामल दास गदबड़िया अपने ग्रंथ वीर विनोद के अंदर लिखते हैं कि बप्पा रावल ने सन 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। इस समय चित्तौड़ का शासक मानमोरी था, जो कि आपके मौर्य वंश से संबंधित था। तो वीर विनोद के अनुसार 734 ईस्वी में बप्पा रावल चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, मानमोरी को पराजित करता है तथा चित्तौड़ के ऊपर क्या करता है दोस्तों? अधिकार करता है। ध्यान रहे कि मेवाड़ की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो नागदा थी। नागदा राजधानी बनाने वाला व्यक्ति बप्पा रावल था। उसके बाद में चित्तौड़ को जीतने वाला व्यक्ति भी बप्पा रावल था, लेकिन चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक जयद्रथ सिंह था। ध्यान रखना दोस्तों,
बप्पा रावल ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी नहीं बनाई थी। बप्पा रावल सिर्फ चित्तौड़ जीतता है। चित्तौड़ को मेवाड़ की प्रारंभिक या सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला व्यक्ति का नाम था जत्र सिंह, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे। जत्र सिंह ने भूताला के युद्ध के बाद में चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था या चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। और बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल ने अपने कुल देवता जिनका नाम था एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था और वो कहां करवाया गया था? नागदा के अंदर करवाया गया था। बप्पा रावल के बारे में एक किंवदंती और प्रसिद्ध है दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा किताब के अंदर मिलती है, पढ़ना। ऐसा कहा जाता है बप्पा रावल के बारे में कि बप्पा रावल इतना विशालकाय था कि 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा तथा 32 मण की तलवार धारण करता था। अब ये बात अपने आप में एक थोड़ी सी पैथोलॉजी लगती है ना, एक झूठी बात लगती है। इस पर हम कह नहीं सकते, इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक किंवदंती है बप्पा रावल के बारे में। जो किंवदंती बताई गई है ये है। बात करते हैं आगे बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था और वो कहां बनाया गया था? नागदा के अंदर बनाया गया था। बप्पा रावल के बारे में सीवी वेद, ये इतिहासकार थे दोस्तों, इन सीवी वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा है। सीवी वेद है वो बप्पा रावल को एक उपाधि प्रदान करता है और वो उपाधि क्या थी? चार्ल्स मार्टल की थी। चार्ल्स मार्टल कौन था? चार्ल्स मार्टल दोस्तों एक फ्रांसीसी सेनापति था। भारत के अंदर जो फ्रांसीसी आए थे उसमें चार्ल्स मार्टल एक सेनापति था। और बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से किसने की है? सीवी वेद ने की है। अब बात करते हैं बप्पा रावल की मृत्यु के बारे में। मृत्यु के बारे में बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि बप्पा रावल अपने अंतिम समय के अंदर मध्य एशिया में चला गया था। मध्य एशिया में उसने बहुत से राज्यों को जीता था। राज्यों को जीतने के बाद में कहते हैं कि एक जगह थी खुरासान। इस खुरासान नामक स्थान के ऊपर बप्पा रावल की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये गलत बात है, ये झूठी बात है। अधिकांश इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि साहब बप्पा रावल की जो मृत्यु हुई थी वो कहां होती है? आपके नागदा के अंदर होती है। ठीक है, और नागदा में मृत्यु होती है, इसके प्रमाण भी है हमारे पास में कि नागदा के अंदर बप्पा रावल का स्मारक या बप्पा रावल की समाधि वर्तमान समय में भी स्थित है। इसलिए दोस्तों खुरासान वाली जो कहानी है वो झूठी है। हालांकि कुछ इतिहासकार जरूर कहते हैं कि ये अंतिम समय में खुरासान चला गया था, वहां उसने राज्यों को जीता, वहां बहुत सी मलेच्छ स्त्रियों के साथ में इसने विवाह कर लिया था और ये वहीं बस गया था, जिस वजह से बाद में उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी, जो झूठी बात है दोस्तों। बप्पा रावल की जो मृत्यु होती है वो कहां होती है? आपके नागदा के अंदर होती है। तो ये सामान्य सी जानकारी थी बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल एक विशालकाय शासक था। बप्पा रावल गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था। बप्पा रावल की कुछ उपाधियां थी, चतवे, हिंदू सूर्य तथा राजगुरु। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तथा चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त करता है तथा चित्तौड़ पर अधिकार करता है। एक छोटी सी बात और बताता हूं दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर एक अभिलेख था जिसका नाम था मानमोरी अभिलेख। ठीक है, ये इसी शासक ने खुदवाया था चित्तौड़ के अंदर। कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड इस अभिलेख को समुद्र में फेंक देता है। क्यों फेंकता है? इसके पीछे रीजन ये था कि कर्नल जेम्स टोड इस अभिलेख को समुद्र के रास्ते इंग्लैंड लेकर जा रहा था। कहते हैं कि बीच में समुद्र में तूफान आ जाने की वजह से नाव में वजन कम करने के लिए ये मानमोरी अभिलेख की जो पत्थर की शिलाएं थी उसको समुद्र के अंदर फेंक दिया जाता है। वजन ज्यादा हो गया था, उसको कम करने के लिए मानमोरी अभिलेख को समुद्र के अंदर फेंक दिया था। तो ध्यान रहे दोस्तों, प्रश्न आता है कि कौन सा अभिलेख था जिसे कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था? उस अभिलेख का नाम है मानमोरी अभिलेख। और ये मानमोरी अभिलेख उत्कीर्ण किसने करवाया था? मानमोरी ने करवाया था। मानमोरी कौन था? मौर्य वंशजों का एक शासक था। मानमोरी अभिलेख उत्कीर्ण कहां करवाया गया दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर करवाया गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर भी दोगे। बप्पा रावल ने एक मंदिर बनाया था जिनका नाम था एकलिंगनाथ जी का मंदिर, जो कहां बनाया गया था? नागदा के अंदर बनाया था। ध्यान रहे दोस्तों, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, लेकिन एकलिंगनाथ जी के मंदिर की बाहर की जो दीवार है, जो चार दीवारी है, जो बाहर का परकोटा है, उस परकोटे का निर्माण करवाने वाला शासक राणा मोकल था।
जो हम राणा शाखा के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। बप्पा रावल ने नागदा के अंदर एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि एकलिंगनाथ जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण कौन करवाता है? राणा मुकुल करवाता है। तो छोटी छोटी चीजें थोड़ी ध्यान रखना। बप्पा रावल को सीबी वेद में चार्ल्स मार्टल कहा था। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में होती है और बप्पा रावल का जो स्मारक है ये भी आपके नागदा के अंदर पड़ता है। और वर्तमान में नागदा कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में नागदा उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखिए। तो बप्पा रावल समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब बात करते हैं बप्पा रावल के बाद में कौन कौन से शासक हुए थे, उन्होंने इतिहास में उनका क्या क्या योगदान था, उसकी भी चर्चा करते हैं। बप्पा रावल के बाद में अगला जो शासक बनता है उसका नाम था दोस्तों अल्लट, ठीक है, जिसे इतिहास के अंदर आलू रावल भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार अल्लट का मूल नाम आलू रावल मानते हैं। अल्लट का इतिहास में क्या क्या योगदान है? कहते हैं कि ये हूण राजकुमारी, और हूण राजकुमारी का नाम क्या था? हरिया देवी। हरिया देवी से विवाह करता है। दूसरा इसका इतिहास में क्या योगदान है? ये अपनी राजधानी नागदा से परिवर्तित करके किसको कर लेता है? आहड़ को कर लेता है, और आहड़ भी वर्तमान में उदयपुर के अंदर पड़ता है आपके। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कि मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का गठन करता है। मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का गठन करने वाला शासक कौन था? अल्लट। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था का क्रम स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था अल्लट। ये कुछ कार्य अल्लट ने किए थे। अल्लट के बाद आगे के शासक देखेंगे हम। अल्लट के बाद में जो नेक्स्ट शासक बना था वो बना था आपके रणसिंह, या इसको हम कर्णसिंह भी कहते हैं। इतिहास में ज्यादा कुछ इसकी जानकारी मिलती नहीं है। इसके साथ दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था क्षेम सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था राहत। ध्यान रहे, रणसिंह या कर्णसिंह के दो पुत्र थे, एक क्षेम सिंह और दूसरा था राहत। क्षेम सिंह को तो शासक बनाया गया दोस्तों मेवाड़ का, और राहत है, राहत को सिसोदा की जागीर प्रदान कर दी गई। सिसोदा जागीरदार बना दिया गया। थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि साहब सिसोदा का जागीरदार इसे कैसे बनाया है। हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कोई भी रियासत हो, उस रियासत के अंदर छोटी छोटी जागीरें बटी हुई होती है। उन जागीरों के ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनको हम जागीरदार कहते हैं। छोटी जागीरें होती तो वहां के सामंत कहलाते हैं, है ना, या हम उनको ठिकानेदार कहते हैं। साहब हर रियासत के अंदर अपनी एक प्रधान जागीर हुआ करती है। वो प्रधान जागीर का कार्य क्या होता है कि जब भी उस राज्य के अंदर कोई बहुत बड़ी विपदा आएगी, मान लीजिए किसी ने आक्रमण कर दिया, तो संबंधित जो प्रधान जागीर होगी वहां का जागीरदार अपनी सेना लेकर सबसे पहले आएगा। और अधिकांश जगह तो ये नियम था कि जो प्रधान जागीर होती थी वहां का जागीरदार युद्ध के अंदर हरावल का नेतृत्व करता था। हरावल किसे कहते हैं दोस्तों? सेना के अंदर दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है हरावल, एक का नाम होता है चंदावल। हरावल सेना का अग्रभाग, सेना का जो अग्रभाग होता है उसे हरावल कहते हैं, तथा सेना का जो पश्चिम भाग होता है यानी पिछला जो हिस्सा होता है उसे चंदावल कहा जाता है। और हरावल के अंदर हमेशा वीर सैनिक युद्ध लड़ते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, किसी भी रियासत की जो प्रधान जागीर होती थी वहां का जागीरदार युद्ध के अंदर हरावल का नेतृत्व करता था। और सबसे जो प्रधान जागीर होती थी वो राजा किसी अपने बहुत ज्यादा खास व्यक्ति को या अपने छोटे पुत्र को या कोई निकटतम सगे संबंधी को वो जागीर प्रदान की जाती थी। ध्यान रहे, रणसिंह या कर्णसिंह ने अपने पुत्र राहत को सिसोदा की जागीर कहलाई, और इसी के वंशज में आगे चल के राणा हमीर आया था दोस्तों। इसलिए राणा हमीर को या राणा शाखा को सिसोदिया कहते हैं। कैसे आया था थोड़ा बता दूं।
कि राहत के वंशज में आगे चलकर एक जागीरदार बना था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। ये बात आती है दोस्तों आपके रतन सिंह के समय की। ठीक है, रतन सिंह के समय जो पद्मिनी के लिए जो युद्ध लड़ा गया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में सन 1303 के अंदर, उस युद्ध के अंदर लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित मारा जाता है। और लक्ष्मण सिंह कहाँ का जागीरदार था? सिसोदा का जागीरदार था। और उसके बाद में इसी लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र होता है, पुत्र यानी पोता, अरि सिंह का बेटा होता है जिसका नाम था राणा हमीर, जो कुछ समय बाद में चित्तौड़ पर वापस अधिकार करता है। इसलिए राणा हमीर है वो सिसोदा का जागीरदार होने के कारण ये इन शासकों ने अपने नाम के पीछे सिसोदिया लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये पीछे से कौन सी जागीर के थे? सिसोदा जागीर के थे। इसलिए दोस्तों कहीं कहीं राणा शाखा को सिसोदिया शाखा भी कहा जाता है, सिसोदिया शाखा भी कहा जाता है। मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध कराऊंगा जब हम रतन सिंह पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। लक्ष्मण सिंह के बारे में पूरा जानकारी दूंगा जब हम रतन सिंह पढ़ेंगे। रतन सिंह के अंदर पूरा बताऊंगा कि रतन सिंह की मृत्यु के बाद में 3 अधिकारी बने थे चित्तौड़ के। खिजर खान के बाद मालदेव मुछाला के बाद में जय सिंह जयसाया, जिसको कई जगह बनवीर भी कहा जाता है। इसके बाद में हमीर अधिकार करता है और राणा शाखा की नींव डालता है। सिसोदा जागीर के होने के कारण ये क्या कहलाए थे? सिसोदिया कहलाए थे। पर रतन सिंह के अंदर और चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं साहब क्षेम सिंह के बाद अगला शासक कौन बना था? तो क्षेम सिंह के बाद अगला शासक बनता है आपके जयद्रथ सिंह। और जयद्रथ सिंह से दोस्तों कालपन मिलना शुरू हो जाता है। ये था 1213 से लेकर 53 तक। यहां से जयद्रथ सिंह का कालपन मिलना शुरू हो जाता है। कुछ इतिहासकार जयद्रथ सिंह को 1213 से लेकर 1252 तक मानते हैं। हमारे ये ज्यादा कोई मैटर करता नहीं है। जयद्रथ सिंह के बाद अगला शासक जो बना था, मैं यहां लिख देता हूं, जयद्रथ सिंह के बाद अगला शासक बना था आपके तेज सिंह। तेज सिंह के जो कालक्रम है वो 1253 से लेकर 73 तक माना जाता है। और इसके बाद अगला शासक बना था समर सिंह, जो कि आपके 1273 से लेकर 1302 तक माना जाता है। उसके बाद में बना था रतन सिंह। रतन सिंह दोस्तों 1302 से 1303 तक था। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। प्रश्न आ जाए एग्जाम के अंदर कि रावल शाखा का संस्थापक कौन था? तो बप्पा रावल था। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह था। राणा शाखा का संस्थापक कौन था? राणा हमीर था, जो अभी तक चला जा रहा है। अभी तक ये शाखा हमारे सामने है उदयपुर के अंदर। आज भी राजघराना यहाँ पर राज करता है। ठीक है, तो साहब बात करते हैं, यहाँ तक हमने क्षेम सिंह तक देख लिया था। अब बात करते हैं साहब जयद्रथ सिंह। ठीक है, जयद्रथ सिंह कौन था, क्या युद्ध हुआ था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जयद्रथ सिंह के समय एक ही युद्ध माना जाता है और उस युद्ध का नाम है दोस्तों भूताला का। ठीक है, जयद्रथ सिंह के समय, इस शासक के समय एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध किस किस के मध्य होता है? जयद्रथ सिंह और सामने था वो था आपके इल्तुतमिश। आपको पता होगा इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश शासक बना था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चर्चा करते हैं। अल्लट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया था, लेकिन कुछ समय बाद में आहड़ के बाद में राजधानी वापस नागदा हो जाती है। जब जयद्रथ सिंह शासक बना था उस समय राजधानी इनकी नागदा थी। और ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने जयद्रथ सिंह के ऊपर आक्रमण किया था। और इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो दोस्तों 1222 से लेकर 29 के मध्य कोई एक डेट थी, उस डेट को ये युद्ध हुआ था। और इस डेट को लेकर इतिहासकारोों के मध्य मतभेद है। इतिहासकार कुछ कहते हैं 22 को, 23, 24, यानी 22 से लेकर 29 के मध्य कोई एक साल बताते हैं जिसमें कहते हैं कि इनके मध्य युद्ध हुआ था। अधिकांश इतिहासकार या तो 1229 मानते हैं या 1227 मानते हैं। ये मतभेद का विषय है, इस पर हमें चर्चा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उस स्थान का नाम है भूताला। भूताला वर्तमान में कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। भूताला जो स्थान है वो वर्तमान में उदयपुर के अंदर पड़ता है। अच्छा, भूताला के युद्ध की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों हमीर मदमल्ल। हमीर मदमल्ल।
और हमीर मद मर्दन के रचयिता कौन थे? हमीर मद मर्दन के रचयिता जय सिंह सूरी थे दोस्तों। यानी जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन के अंदर हमें जिस युद्ध की जानकारी मिलती है उस युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध 1222 से 29 के मध्य किसी एक डेट को हुआ था। भूताला का युद्ध जयद्रथ सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य होता है। इस युद्ध के अंदर दोस्तों जयद्रथ सिंह की तो होती है विजय और इसकी होती है आपके पराजय इल्तुतमिश की। और पराजित होने के बाद में इल्तुतमिश है जो वापस दिल्ली की तरफ चला जाता है। और इस युद्ध के बाद में जब जयद्रथ सिंह नागदा पहुंचते हैं, ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान इल्तुतमिश ने नागदा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, पूरी तरीके से जला दिया था। तो भूताला युद्ध के बाद में जब जयद्रथ सिंह नागदा पहुंचते हैं तो उनको नागदा पूरी तरीके से नष्ट मिलती है और इसलिए जयद्रथ सिंह अपनी नई राजधानी किसको बना लेते हैं? चित्तौड़गढ़ को। याद रहे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने जीता था मौर्य शासक मानमोरी से। और चित्तौड़ को मेवाड़ की सबसे पहले राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? जयद्रथ सिंह था। तो ये बात मिलती है जयद्रथ सिंह के मध्य, जयद्रथ सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था और भूताला के युद्ध में विजय किसकी होती है? आपके जयद्रथ सिंह की होती है। अब यहाँ एक बार कर्नल जेम्स टोड की भी चर्चा कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि साहब जयद्रथ सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य जो युद्ध हुआ था वो नागौर के अंदर हुआ था और ये हुआ था 1231 में। ये बात पूर्ण रूप से असत्य है दोस्तों, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड है वो ये कहता है कि जयद्रथ सिंह इल्तुतमिश के मध्य 1231 में नागौर के अंदर युद्ध हुआ था, जो गलत है दोस्तों। जयद्रथ सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ था भूताला के अंदर और इस युद्ध को हम भूताला का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं जयद्रथ सिंह के बाद में तेज सिंह के ऊपर। तेज सिंह के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तेज सिंह की पत्नी का नाम था जयतल देवी, जो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माण श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करती है। जो तेज सिंह था इसकी साथ पत्नी थी, पत्नी का नाम था जयतल देवी। कई जगह आपको ये भी मिलेगा जयतल देवी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेज सिंह की पत्नी जयतल देवी ने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम था श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। और तेज सिंह के काल में क्या घटना घटित हुई? तेज सिंह के काल में दोस्तों तेज सिंह ने 1260 ईस्वी के अंदर एक चित्र चित्रित करवाया था और उस चित्र का नाम क्या था? उस चित्र का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। तेज सिंह ने 1260 के अंदर एक चित्र चित्रित करवाया था। इस चित्र का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी और ये मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है दोस्तों। बात आ जाए कि मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। और ये गुजरात की जैन अपभ्रंश शैली के अंदर चित्रित किया गया है। इसके जो चित्रकार थे उसका नाम था दोस्तों कमल चंद्र। और वर्तमान के अंदर ये जो चित्र है ये आपके सरस्वती संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। सरस्वती संग्रहालय कहाँ है? सरस्वती संग्रहालय उदयपुर के अंदर है। यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी जो कमल चंद्र द्वारा चित्रित की गई थी या चित्रित किया गया था, ये वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी दोस्तों मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्र है। ध्यान रहे, मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्र ये है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के दो चित्र हैं दोस्तों जो सबसे प्राचीन है। एक चित्र का नाम है 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी और दूसरे का नाम है ओघ निरुक्ति व्रती। प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है, तब करोगे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र कौन से हैं, तो 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी ओघ निरुक्ति व्रती। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र रखा हुआ कहाँ है, तो दोस्तों ये दोनों जो चित्र हैं ये आपके जैसलमेर के जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार के अंदर रखे हुए हैं।
जो कि आपके जैसलमेर के अंदर पड़ता है। जैसलमेर के किले के अंदर है जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जिसमें राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र रखे हुए हैं, जबकि मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्र कहाँ रखा हुआ है? उदयपुर संग्रहालय के अंदर या सरस्वती संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है, जो कहाँ पड़ता है? आपके उदयपुर के अंदर पड़ता है। चर्चा करते हैं समर सिंह के बारे में। समर सिंह का इतिहास में कोई ज्यादा योगदान नहीं है दोस्तों। समर सिंह के बारे में एक ही चीज मानी जाती है, एक ही चीज आती है इतिहास के अंदर कि समर सिंह के ऊपर रणथंभौर के शासक, जिसका नाम था हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान ने क्या किया था? आपके आक्रमण किया था। यानी हमीर देव चौहान ने मेवाड़ के शासक समर सिंह के ऊपर आक्रमण किया था, और समर सिंह युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था, तो समर सिंह ने हमीर देव चौहान को इस आक्रमण के अंदर खिराज देने के वादे किए थे। अब आप कहोगे जी खिराज क्या होता है? खिराज होता है दोस्तों टैक्स, कर, जिसे हम कर कहते हैं। यानी युद्ध के बदले में समर सिंह ने रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान को क्या प्रदान किया था? खिराज प्रदान किया था। इससे ये पता चलता है कि उस काल के अंदर मेवाड़ के शासकों से भी शक्तिशाली शासक कौन था? हमीर देव चौहान। एक जगह मिलता है कि हमीर देव चौहान ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 में उसने विजय हासिल की थी तथा 17वें में पराजित हो गया था। हमीर ने दूसरे राज्यों पर अधिकार करने के लिए दिग्विजय नीति अपनाई थी। उसके लिए उसने कोटियजन यज्ञ किया था, जिसके पुरोहित विश्वरूप थे। यह अपन चौहानों के इतिहास के अंदर और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यह बात आती है समर सिंह की, और समर सिंह के बाद दोस्तों अगला हमारा शासक बनता है रतन सिंह। रतन सिंह काफी बड़ा शासक है, इसलिए रतन सिंह के बारे में चर्चा हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।